जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, ये प्राचीन भारत के इतिहास का अगला वीडियो है। ठीक है, जो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज़ कर रहे थे, उसमें आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले हम लोग देखिए क्या क्या कवर कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल, ठीक है। उसके पश्चात हम लोगों ने देखा महाजनपद के पश्चात हम लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म के बारे में देखा। और आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए इस सीरीज़ में जो है हमारी टीम के द्वारा कुछ इनिशिएटिव करने की कोशिश की गई है। इसमें आप लोगों को रेड पेन दिख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं, पूछे जा चुके हैं, उनको यहाँ पर हम लोगों ने पिन कर दिया है। आप लोगों को क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए या फिर ये इनिशिएटिव पसंद आए तो आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर एक बार। नहीं तो क्योंकि इस इनिशिएटिव में जो है टाइम बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगी है। अगर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है तो ये इनिशिएटिव अगली बार से हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर नॉर्मल वीडियो चलेगी। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य एक बार देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। मौर्य साम्राज्य में देखिए, मौर्य साम्राज्य के स्रोत पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग ऐतिहासिक, विदेशिक और पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सब जगह पिन लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए एक मिनट, ये सब पिन है, यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं, फिर उसके बाद बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी। फिर अशोक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद अशोक का साम्राज्य देखेंगे कहाँ से कहाँ तक फैला है। फिर हम लोग धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। फिर अशोक के लेख देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट। फिर अशोक के उत्तराधिकारी, और फिर उसके बाद मौर्य प्रशासन के बारे में देखेंगे, मौर्य प्रशासन कितने भागों में डिवाइड था। ठीक है, फिर मौर्य साम्राज्य के जो है सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर विभाग, समाज, धर्म के बारे में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे, व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में कला के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग इतनी चीज़ें अभी कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग लास्ट तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। देखिए, मौर्य साम्राज्य की जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य के 3 स्रोत हैं जानकारी के। एक साहित्यिक स्रोत, ठीक है, जो विदेशी विवरण है, जो विदेशी आए भारत में, उन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी, तो उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। और पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनसे। तो देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत में क्या क्या प्रमुख है। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत में जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, ठीक है, कौटिल्य द्वारा एक पुस्तक लिखी गई अर्थशास्त्र है। ठीक है, यह जो है राजनीतिक जीवन के उस समय प्रशासनिक और राजनीतिक जो क्या प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक परिदृश्य क्या था, उसके बारे में प्रकाश डालती है ये पुस्तक मौर्य साम्राज्य के बारे में। कौटिल्य जिनको चाणक्य बोलते हैं, ठीक है, ये चाणक्य ही हैं। उसके बाद विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। ठीक है, ये सारी जो पुस्तकें हैं इनका रेफरेंस बीच बीच में हम लोग देते रहेंगे कि किस पुस्तक से क्या लिए, मतलब किस पुस्तक से किस चीज़ की जानकारी मिलती है। ठीक है, सोमदेव द्वारा रचित कथा साहित्य सागर, ठीक है, श्रीमेंद्र द्वारा वैद कथा मंजरी, और पतंजलि के द्वारा महाभाष्य। और ये पुस्तकें भी क्वेश्चन में पेपर में आती रहती हैं, तो इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और इंडिका की रचना जो है मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, और सेंड्रोकोटस, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही सेंड्रोकोटस वर्ड का यूज किया है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी पहचान विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम की थी, कि जो जस्टिन ने सेंड्रोकोटस नामक वर्ड का यूज किया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया है। तो इसकी पहचान जस्टिन जोन्स ने की थी। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बना है पूर्व में, देख लीजिए आप लोग, 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो जो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, तो अभी हम लोगों ने आप लोगों को देखा क्वेश्चन में, थ्योरी में, तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है, विलियम जोन्स, वी स्मिथ, ठीक है, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर,
तो इसमें विलियम जोन्स होंगे राइट आंसर। देखिए बीपीएससी 2008 में प्री में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट है, इसमें देख लीजिए, यहाँ पर विपिन के बारे में देख लीजिए क्या जानकारी मिलती है। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, देखिए पीसीएस 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में। पहले मेंस हुआ करता था 2018 से पहले 2017 तक पीसीएस में मेंस भी होता था। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में क्या है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नाटक है, तो गलत है। आत्मकथा है, ये भी नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, ये भी नहीं है। शासन के सिद्धांत की पुस्तक है, ये बिल्कुल सही है। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें शासन के सिद्धांत, राजनीतिक परिदृश्य क्या था उस बारे में उस टाइम, ठीक है, प्रशासन कैसा था, तो इसकी जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है एक पिन और है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो देखिए जो पश्चिमी विचारक हैं मैकियावेली, उन्होंने भी प्रशासन के बारे में, पश्चिम के प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो उससे संबंधित एक ग्रंथ लिखा है, या फिर कहीं एक राइट पुस्तक लिखी है, उसका नाम प्रिंस है। तो प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। देखिए यूपी पीसीएस 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे विलियम जोन्स को याद रखना। अब पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या मिले, देखिए अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है। अभिलेखों से बहुत जानकारी मिलती है, ठीक है। अशोक के जो 13 अभिलेख हैं, फिर उसके बाद बृहत अभिलेख, लघु अभिलेख, इन सब के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। मुद्रा, जो उस टाइम आहत मुद्रा चलती थी, इसी को पंचमार्क मुद्रा भी बोलते हैं, पंचमार्क। तो पंचमार्क मुद्रा किस टाइम चलती थी, तो मौर्य काल में चलती थी, ठीक है। आहत मुद्रा, काली पॉलिश वाले मृदभांड चलते थे उस टाइम, ठीक है। याद रखना, काले पॉलिश वाले मृदभांड चलते थे मौर्य काल में। चित्रित धूसर मृदभांड एक होते हैं, चित्रित दूसर, तो ये कहाँ चलते थे, ये वैदिक काल में चलते थे, हमने आप लोगों को बताया है, ठीक है। और जो हड़प्पा सभ्यता से जो मृदभांड मिले हैं वो रेड कलर के मिले हैं, जो मटके वगैरह मिले हैं तो रेड कलर के मिले हैं, उसमें काले रंग से पेंटिंग हुई है, ठीक है। तो ये याद रखना, मृदभांड के बारे में पूछा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है, जो घनानंद थे नंदवंश के अंतिम शासक, तो उनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। देखिए घनानंद के दरबार में चाणक्य, जो घनानंद के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि घनानंद ने चाणक्य को अपमानित करके अपने दरबार से निकाल दिया था। तो चाणक्य ने उसी समय ये कसम खाई थी कि हम घनानंद को पराजित करके नंदवंश का पूरा विनाश कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना मतलब शिष्य बनाया और इनको ट्रेनिंग वगैरह दी अच्छे से, ठीक है। फिर जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया घनानंद से, और घनानंद हार गया। तो घनानंद से युद्ध कब हुआ, तो 322 BC में। तो ये भी क्वेश्चन आता है, 322 में हुई। और चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम चूँकि मूर था, इसीलिए इसी मूर के नाम से इस वंश का, जो इस साम्राज्य का नाम मौर्य वंश रखा गया, ठीक है। मौर्य साम्राज्य नाम पड़ा इसका, चूँकि उनके माता का नाम मूर था। और ये मौर्य क्षत्रिय थे, ठीक है। मौर्य क्षत्रिय किसके अनुसार, वैद्य और जैन ग्रंथ के अनुसार, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार तो ये शूद्र थे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब से कब तक था, तो 322 से लेकर 298 BC तक था, ठीक है। BC से पहले होता है तो वो मतलब घटते हुए क्रम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया, कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, या समुद्रगुप्त के द्वारा। तो ये देखिए ये सब बाद में आएंगे, कनिष्क, हर्ष, तो ठीक है। हर्ष तो गुप्तोत्तर काल में आए, कनिष्क मौर्योत्तर काल में आएंगे, ठीक है। फिर ये आएंगे अभी बाद में समुद्रगुप्त। मगर ये सबसे पहले किसने स्थापना किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। कब किया, तो 322 BC में, ठीक है। घनानंद को हराकर प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना। बढ़ते नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक जो सेल्यूकस निकेटर को हराया था। तो सेल्यूकस निकेटर हारने के पश्चात ही सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया राजदूत जो मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर हारने के बाद इसने अपनी बहन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, और साथ ही साथ में काफ़ी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके बदले में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भी दिए थे, और साथ ही साथ सेल्यूकस निकेटर ने कंधार और काबुल चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा
अफ़गानिस्तान से होते हुए ईरान तक हो गई थी। तो ये सीमा है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की। अब ईरान इधर, पश्चिमी सीमा ईरान तक, पूर्वी सीमा पूर्वी बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर तक और दक्षिण में कर्नाटक तक चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा फैली हुई थी। ठीक है, पिन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सेलुकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो सेलुकस को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराया गया था, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। ठीक है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा है? पालीब्रोथा। और इनकी पुस्तक है इंडिका मेगास्थनीज की। ठीक है, और श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति से इन्होंने प्राण त्याग दिया था। देखो, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन अनुयायी थे। ठीक है, जैन धर्म को मानते थे। तो संलेखना एक पद्धति होती है जिसमें कि मतलब जैन धर्म में संलेखना एक पद्धति होती है जिसमें कि बिना खाए पिए आदमी भूखे ही रहता है, बिना खाए पिए कुछ ही, और प्राण त्याग देता है। ठीक है, तो यह श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में है, तो वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, संलेखना पद्धति से। अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मतलब कहाँ कहाँ पे कौन कौन से अभिलेख मिले। तो इसको आप सेंटर मान लीजिए, ये केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ सौराष्ट्र जो है गुजरात क्षेत्र में, मतलब गुजरात राज्य में पड़ता है वर्तमान में। तो सौराष्ट्र से जो है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख मिला है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो है गुजरात तक था। ठीक है, और साथ ही साथ रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में सुदर्शन झील का निर्माण जो है पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था। पुष्यगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य के ही जो है राजदूत थे उस टाइम। ठीक है, सौराष्ट्र के। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो पुष्यगुप्त ने। किसके टाइम में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। कभी कभी पुष्यगुप्त ऑप्शन में नहीं रहता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में। यहाँ से देख लीजिए, एक पिन भी लगाए, हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिन में क्या है। क्वेश्चन है कि अभिलेख जिसके द्वारा प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो पश्चिम भारत मतलब गुजरात के क्षेत्र में था। तो किस अभिलेख से होता है, हमको लोगों को पता चलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख को ही जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं, जो कि जूनागढ़ क्षेत्र जो है, गिरनार अभिलेख जो है जूनागढ़ क्षेत्र में पड़ता है, और जूनागढ़ भी गुजरात में ही है। पर देखिए क्वेश्चन BPSC 2000 मतलब 1994 में और UPSC 1996 में आ चुका है। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। आप लोग ये पिन लगाने का उद्देश्य बस यही है ताकि आप लोग घबराएं नहीं, और क्वेश्चन हर जगह से बनते हैं। देख लीजिए आप, इतने डीपली यहाँ पे कवर है। ठीक है, शाह गौरा का अभिलेख। और देखिए शाह गौरा अभिलेख ये जो है पूरब क्षेत्र में मिला है। शाह गौरा, ये शाह गौरा जो कहाँ पे पड़ता है वर्तमान में? तो ये पड़ता है गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में। और महास्थान अभिलेख, तो शाह गौरा और महास्थान अभिलेख से क्या मिला है? अकाल के मतलब अकाल के बारे में बताया गया है कि अकाल से राहत के कार्य भी उस टाइम होते थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पिन की जानकारी देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी दक्कन के क्षेत्र में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, BPSC 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। पढ़ते हैं नेक्स्ट उत्तराधिकारी कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुए हैं बिंदुसार के द्वारा, मतलब 298 से लेकर 273 BC तक बिंदुसार का शासन रहा है। तो बिंदुसार का उपनाम क्या है? अमित्र घात इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मतलब कभी भी इनकी पराजय नहीं होती थी और इनको कोई मार नहीं सकता। अमित्र घात मतलब अमित मीन्स होता है शत्रु, और घात मीन्स मारना, मतलब कोई भी इनको शत्रु इनको मार नहीं सकता या शत्रु कोई पराजित नहीं कर सकता, इसलिए अमित्र घात इनका उपनाम है सिंधु मतलब बिंदुसार का। और डायमेकस जो कि सीरिया का शासक एंटोनियोकस प्रथम के द्वारा भेजा गया राजदूत था। तो डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, इन्हीं के दरबार में एक और आए थे, उनका नाम है डायनोसिस। तो डायनोसिस जो है ये मिस्र से आए थे, यहाँ मिस्र लिखा है, मिस्र, ये मिस्र से आए थे। और मिस्र के शासक कौन थे उस टाइम? टॉलेमी द्वितीय। तो डायनोसिस भी बिंदुसार के दरबार में आए थे। और तक्षशिला में बिंदुसार के टाइम में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसको क्रमशः बिंदुसार के पुत्र जो होते थे सुसीम हुआ करते थे और अशोक। तो इन्होंने ही क्रमशः पहले सुसीम ने एक विद्रोह को दबाया और एक विद्रोह को अशोक ने दबाया था। ठीक है, फिर उसके बाद पुत्र क्या मतलब पुत्र कौन है? अशोक, जो कि उज्जैन के उपराजा भी थे। मतलब अशोक जो बिंदुसार के टाइम अशोक उज्जैन के उपराजा हुआ करते थे। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट है अशोक। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक। अशोक का शासनकाल 273 से लेकर 232 BC तक है। ठीक है, टाइम पीरियड याद रखना, इससे पढ़ने में और समझने में आसानी होती है। ठीक है, अभिलेखों का इनके अभिलेखों में उपाधि भी इनको मिली है। अभिलेखों से क्या ज्ञात होता है कि अभिलेखों से ये ज्ञात होता है कि देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी इनकी उपाधि है। ठीक है, अभिलेखों से ये ज्ञात होता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन इसके बारे में कैसे बनता है। देखिए, MPPC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख, ठीक है, प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय के रूप में मिलता है? तो किसका मिलता है? अशोक का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अशोक का नाम जो है, अशोक का नाम अशोक 4 अभिलेखों में देखो मिला है। मस्की का अभिलेख, गुर्जरा का अभिलेख, नेट्टू का अभिलेख और उदय गोलन का अभिलेख। तो चारों अभिलेखों के नाम आप लोग बहुत मतलब याद कर लेना। अशोक का नाम अशोक ही मिला है इन चारों अभिलेखों में। ठीक है, पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिला है और दीपवंश में करमौली के नाम से अशोक को जाना गया है। ठीक है, और जो मास्की नामक का अभिलेख है उसमें राज्याभिषेक से संबंधित अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाख कहा है। ठीक है, मस्की अभिलेख जो है अशोक के राज्याभिषेक से संबंधित है और जिसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाख कहा है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन आता है कि किसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाख कहा है, तो मास्की के अभिलेख में। ठीक है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर पिन लगाना शायद भूल गई हमारी टीम। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ देखिए, जो अशोक स्तंभ मिले हैं उनका सर्वप्रथम पत्ता किसने लगाया था? तो टिफिन थेलर द्वारा 1750 ईस्वी में पता लगाया गया था। लेकिन जेम्स प्रिंसप के द्वारा 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। देखिए, ये जेम्स प्रिंसप के बारे में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बहुत काफ़ी बार, हर मतलब 2-3 पेपर में आप 2-3 एग्जामों में देखेंगे तो एक बार ये क्वेश्चन जेम्स प्रिंसप से संबंधित क्वेश्चन जरूर रहता है। फिर देखते हैं 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में उल्लेख किया है। ठीक है, और उसके बाद युद्ध की नीति अशोक ने त्याग दी थी कलिंग के युद्ध में, जो कि कलिंग के युद्ध में जो है बहुत मतलब लाखों की संख्या में महिलाएं बच्चे भी मारे गए थे। तो इससे अशोक का हृदय जो है मतलब युद्ध नीति को त्याग कर अशोक ने जो है युद्ध की नीति त्यागी दी थी और धर्म की नीति अपना ली थी वहीं से। अब अशोक का साम्राज्य देख लेते हैं हम लोग, उस टाइम कहाँ से कहाँ तक फैला था। अशोक का साम्राज्य देखिए, अफगानिस्तान से लेकर इधर गुजरात तक तो था ही, कर्नाटक में उधर था और इधर पूर्वी बंगाल तक था। ठीक है, और अशोकेश्वर मंदिर अशोक ने बनवाया है जम्मू कश्मीर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते नेक्स्ट है, धार्मिक जीवन कैसा था अशोक के टाइम? तो अशोक का धार्मिक जीवन जो है, अशोक पहले तो ब्राह्मण धर्म को मानते थे, लेकिन उसके पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और साथ ही साथ बौद्ध धर्म को अपने राज्य में संरक्षण भी दिया। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे जिन्होंने किसी राज्य मतलब धर्म को अपने राज्य में संरक्षण दिया, तो अशोक थे और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। निग्रोथ जो है अशोक के भतीजे हुआ करते थे, इनसे प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और इनके गुरु मतलब जो गुरु थे उपगुप्त, उनके द्वारा अशोक ने बुद्ध की मतलब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, निग्रोथ और उपगुप्त। उपगुप्त कौन थे? गुरु, और निग्रोथ भतीजा था जिनसे अशोक प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने। अशोक जो है 10वें वर्ष बोध गया गए थे और 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे, जहाँ पर उन्होंने लुम्बिनी को करमुक्त घोषित कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है धम्म की नीति। अशोक की धम्म की नीति क्या थी? तो अशोक की धम्म की नीति वो थी मतलब कि ये नैतिक नियमों की संहिता थी एक तरीके से। कौन सी मतलब आप किस नियमों का पालन करते हुए आप नैतिक बन सकते हैं, तो नैतिक नियमों की संहिता थी एक। और इसका मूल सिद्धांत था स्व नियंत्रण, मतलब अपने आप पे नियंत्रण रखते हुए कोई भी कार्य करना। और धम्म नीति का उल्लेख जो है अशोक के जो स्तंभ है उसमें से दूसरे और 7वें स्तंभ के लेख में धम्म नीति का उल्लेख हुआ है। और इसकी परिभाषा जो है राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। ठीक है, धम्म नीति की। नेक्स्ट अशोक के स्तंभ या फिर स्तंभ लेख अशोक के। देखिए, स्तंभ लेख 3 प्रकार के मिले हैं। ठीक है, एक है शिलालेख जिसमें भी 2 प्रकार हैं, बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख। फिर स्तंभ लेख है और फिर गुहा लेख है। स्तंभ लेख भी है, दीर्घ 7 प्रकार के स्तंभ लेख पाए गए हैं और लघु लघु मतलब स्तंभ लेख भी पाए गए। तो इसमें दीर्घ वाले इंपॉर्टेंट है, दीर्घ वाले भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। और जो गुहा लेख होता है, गुहा लेख यह धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है अशोक के टाइम में। ठीक है, सॉरी। अब हम लोग दीर्घ स्तंभ लेख के बारे में देख लेते हैं, जो 7 मिले हैं। तो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट 5 यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख,
ठीक है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख और रामपुरवा स्तंभ लेख। और देखिए लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख में मोर मोर का चित्र मिला है, ठीक है। मोर का चित्र अंकित है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये स्तंभ लेखों के नाम आ जाएंगे। मान लो लौरिया नंदन या रामपुरवा स्तंभ लेख किससे संबंधित है, तो अशोक से संबंधित है। जो लघु स्तंभ लेख है वो सांची, सारनाथ और रोमनदेही है। यहाँ ये याद रखना कि सांची जो है लघु स्तंभ लेख है, दीर्घ नहीं है। यह क्वेश्चन आता है। देखिए सांची स्तंभ लेख के बारे में क्वेश्चन कैसे बनता है देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्पूत मानते हैं, तो किसे सॉरी किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। तो देखिए अमरावती, भरूच, सारनाथ या सांची। तो सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है इसलिए क्योंकि यह स्थापत्य के दृष्टिकोण से कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ यह स्तूप है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके जो स्तंभ लेख थे उनके बारे में वर्णन है। एक बार देख लेते हैं चार्ट हम लोग। ये देखिए, एक सेकेंड। देखिए जो पहला शिलालेख है, पहले शिलालेख में बलि की निंदा की गई है। दूसरे में सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह मतलब सॉरी पहले में एक आ गया है, बलि की निंदा की गई है और सभी मनुष्य मेरे संतान है, ये वर्णित है पहले शिलालेख में, ठीक है। दूसरे में क्या है कि सभी पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा जन कल्याण की बात कही गई है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि इस मतलब दूसरे शिलालेख में किन दक्षिण राज्यों का उल्लेख है, तो चोल, पांड और सत्यपुत्र और ये केरल पुत्र, ठीक है। केरल पुत्र में चोर चेर पांड का उल्लेख है। ये क्वेश्चन बनता है बहुत बार। तीसरे अभिलेख में किन अधिकारियों का उल्लेख है, तो युक्त, रज्जु और प्रादेशिक नामक अधिकारियों का उल्लेख है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आगे हम लोग देखेंगे। ये देख लीजिए एक बार, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। हर पाँचवें वर्ष दौरा करने का आदेश इनको दिया गया था कि राज्य में हर 5वें वर्ष ये लोग दौरा करेंगे। चौथे अभिलेख में क्या है कि धर्माचरण से भेरीनाथ और धर्म का उद्घोष। यहाँ पर और देख लेते हैं हम लोग, कुल 14 शिलालेख है ना, तो इसमें से इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। 7वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है और 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा का उल्लेख है और बोधगया का जो बोधगया यात्रा गए थे 10वें वर्ष, उसका उल्लेख है 8वें शिलालेख में, ठीक है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है और 13वें शिलालेख में जो है कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। और पड़ोसी राज्यों का भी वर्णन है उस टाइम के। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट शिलालेख आप लोग देख लीजिएगा। 14 तो इम्पॉर्टेंट नहीं है पर कुछ इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख लीजिए कैसे बनते हैं इसमें। क्वेश्चन है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है, तो तृतीय मुख्य अभिलेख या द्वितीय मुख्य अभिलेख या नवा मुख्य अभिलेख या प्रथम स्तंभ लेख। तो अभी हमने आप लोगों को बताया किसमें उल्लेख है, द्वितीय मुख्य अभिलेख में, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें ये जो दूसरा मुख्य अभिलेख है इसमें दक्षिण के राज्यों का उल्लेख है, ठीक है। चोर, पांड, चेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है, तो अभी हमने आप लोगों को बताया था कि युक्त, प्रादेशिक, रज्जुक तो थे पर महाअग्रिक नहीं होता था, ठीक है। महाअग्रिक ये आगे चलकर गुप्त काल का अधिकारी है, जो कि जो राज्य में जो भूमि दान में दी जाती थी उसका संरक्षक होता था ये गुप्तधारक। बढ़ते नेक्स्ट। नोट है यहाँ पर, देखिए नोट है कि लघु शिलालेख और स्तंभ लेख और गुहा लेख, इन तीनों में जो है ब्राह्मणी लिपि का उपयोग हुआ है, ब्राह्मी लिपि का। और सहबाजगढ़ी और मानसेहरा में खरोष्टी लिपि में लिखे गए, ठीक है। खरोष्टी मुख्यतः दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, ऐसे इस ओर को, ठीक है, जैसे उर्दू लिखी जाती है खरोष्टी। इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, तो अभी हमने लोगों ने बताया आप लोगों को कौन सा है, सहबाजगढ़ी, ठीक है। सहबाजगढ़ी और मानसेहरा 2 अभिलेख हैं। रोमनदेही अभिलेख ये आर्थिक जानकारी देता है अशोक के टाइम की, ठीक है। रानी का अभिलेख ये रानी कारुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख किया गया है इसमें। और सरेकुना ये सरेकुना मतलब कंधार क्षेत्र में पड़ता है। सरेकुना अभिलेख
इसमें ग्रीक और अरमाइन लिपि का यूज हुआ है। ठीक है, अशोक महान क्यों थे? तो अशोक महान होने के, देखिए अशोक से संबंधित हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जानकारी देख ली। तो अशोक को महान क्यों कहा जाता है, तो इससे संबंधित मुख्य फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि राजनीतिक एकता और स्थायित्व था उस टाइम। जैसा कि देखने को मिला है कि जो बिंदुसार के टाइम में 2 विद्रोह हुए थे। ठीक है, तक्षशिला क्षेत्र में, मगर अशोक के टाइम में कहीं भी विद्रोह मुख्यतः जो बड़ा विद्रोह देखने को नहीं मिला है। तो स्थायित्व थी और राजनीतिक एकता थी। ठीक है, एक भाषा, एक लिपि और एक कानून अशोक के पूरे क्षेत्र में लागू था। ठीक है, और मानववादी सिद्धांत पे मतलब शासन चलता था। और 10वें धम्म में उल्लेख भी है, अशोक के 10वें धम्म में ये उल्लेख भी अशोक ने किया है कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा के नैतिक उत्थान से किया जा सकता है। ठीक है, उत्तराधिकारी देखो कौन हुए, तो उत्तराधिकारी जो बृहदत्त थे कालांतर में, और इन्हीं की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है महापद्मनंद ने इनको मार करके नंदवंश की स्थापना कर दी थी, बृहदत्त को मार करके। कब? तो 185 BC में। लघु स्तंभ लेख केवल, देखिए लघु स्तंभ लेख में केवल इनके एक ही पुत्र का उल्लेख है, उसका नाम क्या है? तीवर। ठीक है, इनका एक पुत्र और था, ठीक है, महेंद्र, जो कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गया हुआ था। महेंद्र और संघमित्रा इनकी पुत्री थी। ठीक है, तो उसका उल्लेख नहीं है, ये याद रखना है। तो किसका उल्लेख है? तीवर का। अब मौर्य प्रशासन देख लीजिए कैसा था उस टाइम। मौर्य प्रशासन जो है केंद्रीकृत हुआ करता था। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग पिन, एक क्या है पिन के बारे में। पिन है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो कौन था? बृहदत्त। ठीक है, देखते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य प्रशासन जो है केंद्रीकृत प्रशासन हुआ करता था। सप्तांग सिद्धांत पर आधारित हुआ करता था। सप्तांग सिद्धांत जो है जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक है उसी से लिए गए हैं सप्तांग सिद्धांत। तो देखिए सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग होते थे: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। देखो यहाँ पर सीरीज भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा किस नंबर पे आता है। इस तरह से क्वेश्चन भी पहले बन चुका है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग कि इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का 7वां अंग कौन सा होता था। तो 7वां अंग यानी कि लास्ट का अंग कौन था? मित्र था। जैसा कि हमने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि 7वां अंग कौन था, तो मित्र था। तो इस तरह से पढ़ना है, यहाँ पर सिर्फ यही याद नहीं करना है, ये भी देखना है कि लास्ट में 7वां अंग कौन है। ठीक है, और इसी से संबंधित, प्रशासन से संबंधित एक क्वेश्चन और है यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेते हैं उस समय के अधिकारी और कौन से प्रशासक, मतलब कौन सा अधिकारी हुआ करता था। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो तो। देखिए इम्पोर्टेंट अधिकारी को हम लोग देखेंगे। जैसे समाहर्ता जो होता था, समाहर्ता तो उस टाइम राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री होता था समाहर्ता। सन्निदात्रा राजकीय कोषाध्यक्ष हुआ करता था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था प्रतिष्ठा। ठीक है, और व्यवहारिक या दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। ठीक है, प्रतिष्ठा और व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का। ठीक है, दुर्गपाल राजकीय दुर्ग के रक्षकों का अध्यक्ष होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। वन विभाग का प्रधान अधिकारी को आटविक कहा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट है प्रांत के। देखिए अभी और ऐसे यहाँ इसमें इनके मतलब जो उच्चाधिकारी होते थे उस टाइम, तो उनको तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मतलब उच्चाधिकारी को क्या कहा जाता था? तीर्थ और महापात्र। नेक्स्ट है, देखिए सबसे प्रमुख जो प्रशासन होता था वो केंद्रीय होता था, मतलब केंद्र का होता था। उसके पश्चात केंद्र के पश्चात प्रांत आते थे। ठीक है, प्रांत को चक्र कहा जाता था मौर्य साम्राज्य में। और चक्र मतलब जो है प्रांत जो है प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित किए जाते थे, और चक्र पुनः मंडलों में विभाजित होता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्थलीकरण दिया गया है प्रशासन का। देखिए पहले, सबसे पहले यहाँ पे केंद्र होगा, केंद्र यहाँ पे लिखना भूल गया शायद। केंद्र के बाद प्रांत, प्रांत के बाद मंडल, मंडल के बाद आहार या विषय के बाद स्थानिक, के बाद द्रोणमुख, फिर ये होता था खारविष्ट। ठीक है, खारविष्टक, फिर उसके बाद संग्रहण, फिर उसके बाद ग्राम। देखिए ग्राम सबसे छोटी इकाई होता था। ठीक है, ग्राम में जो अधिकारी होता था उसको गोप कहा जाता था, गोप। और प्रांत में जो अधिकारी होता था वो कुमार या आर्यपुत्र, ये मुख्यतः राजा के ही पुत्र हुआ करते थे, और कुमार या आर्यपुत्र भी कहा जाता है इनको। और मंडल में जो है प्रतिष्ठा नामक अधिकारी होता था, और आहार और विषय, या फिर इनको जिला बोल सकते हैं आर को उस टाइम का। ठीक है, जिला में विषयपति या स्थानिक नामक अधिकारी हुआ करता था।
और द्रोणमुख में इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं सैन्य व्यवस्था कैसी थी। देखो जो चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र के अनुसार चतुरंग बल थे सेना में इनके। चतुरंग बल मतलब पैदल सेना भी थी, हाथी भी थे, ठीक है, घुड़सवार भी हुआ करते थे उस टाइम, ठीक। तो चाणक्य के अनुसार चतुरंग बल की सेना थी। और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है जस्टिन ने। जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी उसको डाकुओं का गिरोह कहा है जस्टिन ने। और न्याय कैसा था मौर्य साम्राज्य के दरबार में, तो न्याय जो का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो सम्राट हुआ करता था। और सबसे छोटा जो न्याय स्तर पर वो ग्राम सभा होती थी। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम सभा होती थी। और अर्थशास्त्र में 2 टाइप के न्यायाधीशों की मतलब वो की गई है, उल्लेख है। एक होता था धर्मस्थनी और दूसरा कंटक शोधन। तो धर्मस्थनी जो होता दीवानी मामले देखता था और कंटक शोधन फौजदारी न्याय मामले देखता था, ठीक है। धर्मस्थनी नाम में जो अधिकारी होता था उसको भी प्रतिष्ठा बोलते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो कंटक शोधन में होते थे उसको व्यवहारिक बोलते थे, व्यवहारिक, ये याद रखना दोनों, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो ये पिन दूसरे का है भी दिखाते हैं इसको हम आप लोगों को। तो मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को मतलब 7 भागों में विभाजित किया गया है। अभी हम देखते हैं इसको भी। अब देखिए जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था देखते हैं। गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, मतलब गुप्तचर में एक विभाग होता था गुप्तचर विभाग, उसको कहा जाता था महामात्याप सर्प, ठीक है, महामात्याप सर्प बोलते थे। और गुप्तचर मतलब अर्थशास्त्र के अनुसार जो है गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और जो इनके अधिकारी होते थे, ठीक है, इस विभाग के महामात्याप सर्प के अधिकारियों को क्या कहा जाता था, सर्प महामात्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप समझिए कि ये विभाग हो गया, ये सर्प महामात्य उसके अधिकारी होते थे और ये उसके वर्कर मान सकते हैं आप लोग, ठीक है, गौण पुरुष। फिर गुप्तचर मतलब 2 प्रकार की थी संस्थाएं थी। एक जो स्थायी रहकर गुप्तचारी करते थे उनको संस्था कहा जाता था, और कुछ घूम घूम के करते थे गुप्तचारी, तो गुप्तचर होते थे घुमक्कड़, तो उनको संचरा कहा जाता है, ठीक है। और उस टाइम की जो पुलिस होती थी उसको रक्षण बोलते हैं। पुलिस व्यवस्था भी थी एक तरीके से, रक्षण कहा गया है गुप्त मौर्य साम्राज्य में। समाज मौर्य साम्राज्य का कैसा था, देखिए मेगास्थनीज के अनुसार 7 जातियों में वर्णन है समाज का। अभी हम लोगों ने इस पिन में देखा था कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य समाज में कितनी जातियाँ हैं, तो 7 हैं। देखिए मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितनी श्रेणियों में विभाजित है, तो 7 में, ठीक है। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में विभाजित था उस टाइम। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, ये वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए वो 7 जातियाँ कौन कौन सी हुआ करती थी, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद, ठीक है। फिर दास व्यवस्था के बारे में कहा गया है कि मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक थी और स्ट्रोबो ये यूनानी लेखक थे, तो इनके अनुसार दास व्यवस्था नहीं थी मौर्य काल में। लेकिन कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें 9 प्रकार के दासों की चर्चा की गई है, जिसमें दासों से मुख्यतः कृषि कार्य किया जाता था, ठीक है, कृषि कार्य इनसे लिया जाता था दासों से। और इससे स्त्रियों की स्थिति कैसी थी मौर्य साम्राज्य में, तो स्त्रियाँ को देखो पुनर्विवाह कर सकती थी, नियोग प्रथा प्रचलित थी। लेकिन नियोग प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम हम लोगों ने पढ़ा है पीछे वैदिक काल में, जिसमें कि अगर किसी स्त्री को मतलब पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो अपने देवर के साथ सहचर करके वो पुत्र की प्राप्ति कर सकती है, तो उसको नियोग प्रथा बोलते हैं, ठीक है। तो ये वैदिक काल से ही मतलब है। और उसके पश्चात मोक्ष का अधिकार होता था पति और पत्नी दोनों को, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों को मोक्ष का अधिकार होता था। उस टाइम के मोक्ष को तलाक कहा जाता था, ठीक है, मोक्ष का मतलब तलाक होता था उस टाइम मौर्य साम्राज्य में। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद है जो विधवा जो होती थी उनमें विधवा विवाह होता था, तो विधवाओं को छिंदवासिनी कहा जाता था। और वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी मौर्य साम्राज्य में, जिनको मतलब रूपा जीवा कहा जाता था। और जो निरीक्षक होते थे वैश्यावृत्ति के उनको गणिकाध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद सती प्रथा देख लीजिए। सती प्रथा मतलब यूनानी लेखक सती प्रथा को नहीं मानते हैं कि पर अर्थशास्त्र के अनुसार सती प्रथा थी, ठीक है। धर्म देख लीजिए आप कैसा था उस टाइम मौर्य साम्राज्य के समय, धर्म जो है सहिष्णु था, ठीक है, सभी धर्मों के प्रति आदर होता था, ठीक है। उसके पश्चात बौद्ध धर्म को राज्य की संरक्षण किसने प्रदान किया, अशोक ने प्रदान किया था, ये हमने आप लोगों को बताया था इससे पहले। और देवता का रूप
यह मूर्ति बनाने वाले कलाकार को कहा जाता था, शिल्पी को कहा जाता था। देवता कारू और मेगास्थनीज के अनुसार डायोनिसस और हेराक्लीज की चर्चा की गई है। यह क्रमशः शिव और विष्णु के अवतार माने जाते थे उस टाइम। इनके पहचान शिव और विष्णु के रूप में की गई है, ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार। क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे पूछा जा सकता है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो कौन कौन मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने जैन की संथारा पद्धति से अपना प्राण त्याग दिए थे, तो ये गलत हो जाएगा। बिंदुसार, ये आजीवक संप्रदाय के मतलब संरक्षक थे और जीवक संप्रदाय को मानते थे। और अशोक और दशरथ, ये दोनों लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी, 2 और 4। बढ़ते नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो मुख्यतः अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ होते थे, कृषि, पशुपालन और व्यापार। तीनों स्तंभों को अगर एक रूप में कहें तो उसको वार्ता बोलते थे, ठीक है। कृषि इस समय प्रधान होती थी, मतलब इन तीनों में भी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा कृषि का योगदान होता था और पशुपालन और व्यापार का थोड़ा योगदान था। जो कृषि भूमि होती थी उस पर राज्य और कृषक दोनों का अधिकार होता था, ठीक है। राज्य भूमि पर जो अधिकार होता था, राज्य भूमि को उस टाइम सीता कहा जाता था, सीता। और राज्य भूमि का जो अधिकारी होता था, जो इस राज्य की भूमि के से राजस्व वसूल करता था, उसको सीताध्यक्ष बोलते थे। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन है, देख लीजिए, क्वेश्चन नहीं मतलब यहाँ पर अब चार्ट लगी हुई है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो कर मतलब कर को क्या कहा जाता था और इससे संबंधित विषय क्या होते थे? सीता नामक कर राज्य की भूमि से होने वाली आय को कहते थे। भाग उपज का हिस्सा होता था। प्रवेश आयकर होता था 20%, ठीक है। निष्क्राम्य या निर्यात कर होता था। प्रणय आपातकालीन कर होता था। बलि एक प्रकार का राजस्व कर होता था, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। बलि की चर्चा बार बार मिलती है। उसके बाद हिरण अनाज के रूप में न लेकर नगद के रूप में लिया जाने वाला कर होता था, ठीक है। वृष्टि निःशुल्क श्रम और बेगार कराया जाता था उस टाइम, तो उसको वृष्टि बोलते हैं, वृष्टि कर बोलते हैं। देखते हैं आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट। देखिए, मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा सीता का क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है वहाँ से। तो आप लोग वो चार्ट भी स्क्रीनशॉट ले लेना उस चार्ट का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है मुद्राएं कौन कौन सी चलती थी मौर्य काल में? देखिए, चांदी की मुद्रा, सोने की मुद्रा, तांबे की मुद्रा चलती थी। चांदी की मुद्रा को करसापण और पण और धारण, ये 3 मुद्राएं होती थी चांदी की। सोने की सुवर्ण और निष्क नामक मुद्रा चलती थी और तांबे की माशक और काकड़ी चलती थी, ठीक है। तो देखिए, चांदी की जो मुद्रा चलती थी पण, यही राजकीय मुद्रा होती थी मौर्य काल की। यहाँ देखिए, आप लोग करसापण और या फिर सुवर्ण में कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन पण जो है राजकीय मुद्रा होती थी। और जो मुद्राओं का निरीक्षण करता था, जो परीक्षक होता था, उसे रूपदर्शक कहा जाता था, ठीक है। उस समय व्यापार कैसा होता था? देखिए, व्यापार में 2 बंदरगाह प्रमुख हैं उस टाइम के, ठीक है, भृगुकच्छ और ताम्रलिप्ति, ठीक है। यह भृगुकच्छ जो है ये पश्चिमी घाट पे था और ताम्रलिप्ति पूर्वी। बढ़ते नेक्स्ट। देखो, एग्रो मुनाई नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, जो कि मार्ग निर्माण का अधिकारी होता था। यह इस बार PCS 2020 प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्रोनोमोई, तो ये भी याद रखना। कला के क्षेत्र में योगदान क्या था मौर्य साम्राज्य का? तो जो एकाश्म में स्तंभ है, ये मौर्य साम्राज्य की देन है। जो अशोक के ज़्यादातर स्तंभ भी एकाश्म में, ठीक है। ये छछड़ी की मूर्तियाँ वगैरह बहुत सारे और भी कलाएँ हैं, जो इंपॉर्टेंट है यही 2 हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देख लिए और समझने की कोशिश की है कि क्वेश्चन भी किस तरह पूछे जाते हैं। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ये इनिशिएटिव जो पिन देकर समझाया गया है, ये इनिशिएटिव आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अन्यथा इसमें टाइम तो देखिए लग ही जाता है बहुत सारा, फिर आगे अगर दूसरा को सोचा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना और इसको वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग मरणोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मरणोत्तर काल। फिर उसके बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल देखेंगे, फिर विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।